हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी कर रहे हैं उसमें व्यस्त भी होंगे। तो शिक्षाशास्त्र के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और हम बात कर रहे थे हमारे 9th केमिस्ट्री को लेकर। प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट जो मिल रहा है वो बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, सो दैट आप खुद भी पढ़ सकें और दूसरों को भी इस पढ़ाई के माहौल में लेकर आ सके। ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे थे किसको लेकर, अपने 9th केमिस्ट्री में एटम्स के जो मॉडल है उनको लेकर चर्चा चल रही थी। और हमारा पिछला जो वीडियो आप यदि आपने देखा है तो देख लीजिए, सॉरी यदि आपने वीडियो देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो इन्होंने मतलब हमारे थॉमसन साहब ने हमारे मॉडल में एक मॉडल सामने रखा था और उस मॉडल का नाम था क्या? प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल आप बोल सकते हो। करेक्ट? किसने रखा था? थॉमसन साहब ने। साथ ही साथ एक छोटा सा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आप मुझे बताइए, थॉमसन साहब ने किस पार्टिकल की खोज की थी? तो आंसर मस्ट बी इलेक्ट्रॉन। गुड। एंड उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। गुड। और कुछ और भी हम बोलते थे क्या उसको? यस, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? यस, वेरी गुड, गोल्डस्टीन। हमारे एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? एनोड रे। करेक्ट। और कैनाल रे एक्सपेरिमेंट हम बोल सकते हैं। चलिए, अब आज के इस वीडियो में या आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रदरफोर्ड साहब के मॉडल की। पर बिफोर स्टार्टिंग दिस मॉडल, मैं आपको फटाफट से एक बात बता देता हूं कि ये जो मॉडल था अपने आप में इंपॉर्टेंट तो था ही, पर यदि आपको याद हो, मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि जब थॉमसन साहब ने अपने मॉडल को दुनिया के सामने रखा तो वो एक चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे अपने मॉडल के थ्रू, और वो था स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का सिंपल मतलब आप समझ लीजिए पार्टिकल का फैलना। क्यों नहीं कर पाए थे या क्यों उनके सामने समस्या आई थी, अभी आपको समझ में आएगा, सुनिएगा ध्यान से। तो एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, इनके कुछ स्टूडेंट थे साथ वाले मित्र वगैरह। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी खोजबीन अपनी, देखो साइंटिस्ट है तो खोजबीन तो करेंगे। तो अब दुनिया के सामने एक मॉडल तो आ गया जिसका नाम था थॉमसन साहब का प्लम पुडिंग मॉडल। अब मॉडल की चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ी तो रदरफोर्ड साहब ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उनका एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है? तो उनके एक्सपेरिमेंट को हम एक तो रदरफोर्ड के नाम से जानते हो, साथ में आप इसको बोलते हैं गोल्डन फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट को समझिएगा क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले दो चीजें जान लो। पहला कि क्यों हम गोल्डन फॉइल को ले रहे हैं, और क्यों हम इसमें एक पार्टिकल की बात होगी बच्चा, अल्फा पार्टिकल, ये क्या होता है, इन चीजों को पहले जान लो, इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को जान लो। तो क्या होने लगा, सुनिएगा ध्यान से, आपने गोल्डन फॉइल का इस्तेमाल करना है। क्यों करना है, रीजन भी बता देता हूं। आप नॉर्मली सबसे ज्यादा मैलिएबल का मतलब क्या होता है, जो आपके सामने मेटल्स होते हैं ना हमारे आसपास, सोना चांदी जो भी आपके सामने मेटल दिख रही हैं, यदि किसी भी मेटल को पीट पीट के क्या बनाना है, पतला पतला शीट चादर बनाना है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। दैट मींस गोल्ड इज अ मैलिएबल मेटल। नेचर में सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी गोल्ड में देखने को मिलती है, इसी वजह से उन्होंने गोल्ड को चुना, क्योंकि अपने एक्सपेरिमेंट में वो किसी ऐसी मेटल को रखना चाहते थे जिसकी बहुत ही पतली सी महीन सी पतली सी लेयर हमें मिल सके, और वो किसने प्रोवाइड की? गोल्ड ने, इसलिए गोल्डन फॉइल ले ली। अब दूसरी तरफ उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल को यूज किया। तो अल्फा पार्टिकल क्या होती है बच्चा, सुनो ध्यान से। हीलियम जो हमारा गैस है या जो एटम है हीलियम का, आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसका मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, और फिलहाल के लिए इतना याद रख लीजिए कि 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं। अब हुआ यूं कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेंगे तो हाइट जो हीलियम होता है इस पर कितना चार्ज आएगा? +2। इतना तो आप जान ही चुके हो कैसे आयंस बनते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या? अल्फा पार्टिकल, जिस पर +2 का चार्ज होता है, और इसका जो वजन होता है यानी कि जो मास होता है वो कितने यूनिट होगा? 4 यूनिट। 4 यूनिट क्यों होगा? क्योंकि मास हम किसी भी एटम के मास को उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कंसीडर करते हैं, इसी वजह से आपने इसका मास कितना बोल दिया? 4 यूनिट, और इसका चार्ज होगा +2। तो इतनी बात आप भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए पहले थ्योरी देखते हैं, मैं आपको समझाता हूं। रदरफोर्ड जो थे उन्होंने एम टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन एटम। टू इन्वेस्टिगेट दिस ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट व्हिच फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा मतलब इन्हीं की बात हो रही है ना, अल्फा पार्टिकल्स वर डायरेक्टेड एट अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल अप्रोक्सीमेटली 1000 एटम्स थिक। मतलब इतनी पतली थी कि मतलब एटम्स 1000 टाइम्स पतली, समझ रहे हो आप, नॉर्मल एटम से। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे, रीजन बताता हूं भी आपको।
नॉर्मली यदि आपने कोई मान लीजिए मोटी वाली चादर ले ली तो बेटा आप जिसको फेंक रहे हो, है ना, आप मान लीजिए किसी पार्टिकल को फेंक रहे हो, अल्फा पार्टिकल को, वो मेटल की प्लेट खुद ही इतनी मोटी हो रखी कि वो पार्टिकल खुद ही रोक लेगी। हम अपने एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से करना चाह रहे थे कि हम चीजों को जान सकें। हमारे लिए एक दिक्कत तो मेटल की प्लेट ही कर देती है ना, तो लॉजिक सी बात है। चलो, were dilated at a very thin gold foil approximately 1000 times thick atoms thick. The alpha particle, which are helium nuclei with a mass of 4 atomic mass unit and double positive charge, were expected to be deflected by the gold atom. अब ध्यान से सुनो एक्सपेरिमेंट का पूरा सिस्टम। बच्चों यहाँ के सामने डायग्राम दिख रहा है, मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। आ जाओ इधर आ जाओ। इस डायग्राम में क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है हिस्सा, ये अपने आप में क्या है, एक अल्फा पार्टिकल गन की तरह है। एक्चुअल में ये लेड का बॉक्स होता है। ये क्या होता है, ये भाई साहब जो है वो लेड का एक बॉक्स है जिसके अंदर से हमें क्या मिलने वाली है, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग। बम्बार्डिंग का मतलब वहां से आपको लगातार अल्फा पार्टिकल्स मिलते रहेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को अल्फा पार्टिकल गन भी बोल देते हैं। यहाँ एक छोटा सा छेद होता है, जिस छेद के थ्रू डायरेक्ट आप इस गोल्ड, ये गोल्ड फॉइल है, डायरेक्ट इस गोल्ड फॉइल पर क्या कर सकते हो, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर सकते हो। ये जो ग्रीन कलर की आपको स्क्रीन दिख रही है, ये बेटा ग्रीन कलर की स्क्रीन कुछ और नहीं है, ये वही है जो हम अभी बार बार देख रहे थे, जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्यों, क्योंकि जब ये अल्फा पार्टिकल्स इससे टकराएंगे तो उसके रिजल्ट को हमें कहां देखना है, इसके रिजल्ट को हमें इसी स्क्रीन पर तो देखना है ना। क्यों देखना है, क्योंकि सर हमें नॉर्मली पार्टिकल्स देख तो है नहीं रही थी, अभी हम देख के आ चुके हैं। तो ये पूरा सेटअप बना। अब थोड़ी सी मैं आपको कॉमन सेंस की बात बताता हूं जो इन्होंने भी सोची, किसने, रदरफोर्ड साहब ने। नॉर्मली यदि आप अपने घरों में कोई एल्यूमिनियम की फॉइल जो हम खाना पैकिंग के लिए यूज करते हैं उसको रखोगे और उस पर पत्थर मारोगे तो क्या होगा, बेटा मैं अभी आपसे सिर्फ पत्थर मारने की बात कर रहा हूं। आप अपने घर पे कागज, एल्यूमिनियम की फॉइल इनको रखना और उस पर से पत्थर मारना, फट जाएगी, सीधे निकल जाए। यही होना चाहिए ना। यही चीज किसने सोची होगी, रदरफोर्ड ने, कि यार जैसे ही इस गोल्ड फॉइल पर मैं क्या डालूंगा, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराऊंगा, तो ये कहां निकल जाएंगे, पीछे निकल जाएंगे, यानी कि ये पार्टिकल्स इसको फाड़ते हुए पीछे निकल जाएंगे। ये उन्होंने सोचा होगा। ठीक, जैसे ही एक्सपेरिमेंट हुआ तो वो इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखकर भैया ब्लोन हो गए। क्यों ब्लोन अवे हो गए, क्योंकि उन्होंने ये चीज नोटिस की कि यार जब ये अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग हम गोल्डन फॉइल पर कर रहे हैं तो कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं बच्चों, सीधे निकल रहे हैं। सीधे मतलब एकदम सीधे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ पार्टिकल्स, ध्यान सुनिएगा, उन्होंने क्या क्या देखा और फिर उसके पीछे की बातों को क्या क्या कंक्लूड किया। नॉर्मली उन्होंने सोचा कि यार ये पतली सी महीन सी गोल्डन फॉइल है, जैसे ही मैं इस पर पार्टिकल फेंकूंगा, जैसे ही मैं इस पर कुछ फेंकूंगा तो ये फाड़ के निकल जाएगा। हम भी यही सोच रहे हैं, वो भी यही सोच रहे हैं। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट हमारा एग्जीक्यूट हुआ तो हमारे सामने जो रिजल्ट आए वो ये आए कि कुछ पार्टिकल्स, मैक्सिमम पार्टिकल्स सीधे निकल गए, पहला। लेकिन कुछ पार्टिकल्स सीधे नहीं गए, बल्कि जाना था सीधा, अचानक से वो अपना रास्ता लेके मुड़ गए। जाना था सीधा, अचानक से वो रास्ता लेके मुड़ गए। ये उनके क्या निकले, ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कुछ कंक्लूड नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने क्या नोटिस किया कि मैक्सिमम पार्टिकल सीधा सीधा जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम कैसे जा रहे हैं, सीधा सीधा। दूसरा, कुछ पार्टिकल्स जो है जाते जाते अपना रास्ता बदल लिए। और तीसरी चीज जो उन्होंने नोटिस की वो ये नोटिस की कि 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा है जो भाई साहब वापस एग्जैक्टली टकरा कर वापस आ रहा है। सोचो आप, ये तो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। आप तो सोच रहे थे फॉइल फाड़ कर आप निकल जाओ, फाफा के चक्कर में देखो धूम मच रही है। आप तो सोच रहे थे कि फॉइल पर पार्टिकल्स जाएगा, उसको फाड़ के निकल जाएगा, पर यहां तो लोचा उल्टा ही हो गया। बल्कि पार्टिकल्स बेटा सीधा यू टर्न मार के, यानी कि 180 डिग्री राउंड रिटर्न लेकर सीधा लौट कर आ गया। ये चीज किसने नोटिस की, ऑब्जर्व किसने किया, रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, तीन चीजें नोटिस की। नॉर्मली मैक्सिमम जो पार्टिकल्स थे वो सीधा सीधा जा रहे थे बिना किसी डिस्टरबेंस के। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे, कम थे लेकिन थे, जो कि रास्ते से अपने आप को क्या कर रहे थे, फैला रहे थे, स्कैटर कर रहे थे, डेविएट कर रहे थे। तीसरा, 12,000 में से यदि मान लीजिए हमने क्या किया, हर 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा भी था जो 180 डिग्री यानी कि यू टर्न लेकर वापस आ रहा था। ठीक है, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन उन्होंने की। अब जैसे ही उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन देखी तो सबसे पहले पकड़ा उन्होंने थॉमसन साहब को। क्यों पकड़ा, देखो अब आपको ये भी समझ में आएगा कि थॉमसन साहब के मॉडल में प्रॉब्लम क्या थी।
थॉमसन साहब ने अपने मॉडल में एक साफ साफ बात कही थी कि जो एटम है ये एक गोले की तरह है, और इस गोले में ध्यान से सुनना क्योंकि सारी चीजें यहीं से। थॉमसन साहब ने क्या बोला था कि भैया ये है एक एटम, इसके अंदर पॉजिटिव भी बैठे हैं, है ना, हमारा पुडिंग या फिर लाल लाल वाटरमेलन, और इन पॉजिटिव या प्रोटॉन के बीच बीच में कौन भी बैठे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बैठे पड़े हैं। लेकिन सब लोग कैसे बैठे हैं, पूरे गोले में, ये उन्होंने बताया। रदरफोर्ड साहब ने पूछा एक बात बताओ चाचा, यदि ऐसा ही है तो मुझे ध्यान सुनना, आप ना खुद भी सोचोगे कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से लोग सोचते हैं। ये सामने रखा है किसका मॉडल, थॉमसन साहब का। रदरफोर्ड साहब ने अपना मॉडल उठाया और उन्होंने बताया कि हम किसको यूज कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव पार्टिकल, चार्ज पॉजिटिव है। जब मैं सीधा सीधा इसको फेंक रहा हूं, तुम्हारा ये कहना है थॉमसन कि इसमें सभी जगह पे पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो यदि मैं रैंडमली इस पर कोई पार्टिकल फेंकूंगा तो कहीं कहीं ये सीधा जाना चाहिए और कहीं कहीं ये फैलना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। लॉजिक सी बात है ना, पॉजिटिव पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव पार्टिकल से दूर भागता है, नेगेटिव पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल से दूर भागता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यदि आप थॉमसन के मॉडल को देखोगे तो यूनिफॉर्मली प्रोटॉन और यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें इवनली पार्टिकल्स अल्फा वाले सीधे भी जाते हुए दिखने चाहिए और साथ ही साथ इवनली ही फैलते हुए भी दिखना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। और जैसे ही जब रदरफोर्ड साहब ने नोटिस किया कि गुरु तुम्हारी बातों में सच्चाई नहीं है, तो उन्होंने थॉमसन साहब से पूछा कि ये जो स्कैटरिंग हो रही है हमारे पार्टिकल्स के, है ना, ये जो स्कैटरिंग होनी चाहिए थी, हुई नहीं, लॉजिकली स्कैटरिंग होनी चाहिए थी तुम्हारे मॉडल के हिसाब से, पर हमारे पार्टिकल स्कैटर कर नहीं रहे, ऐसा क्यों? और थॉमसन साहब उसका जवाब नहीं दे पाए, इसलिए थॉमसन के जो मॉडल है उसको हम लोगों ने रख दिया साइड। थॉमसन का जो मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया। पहली बात तो क्लियर कि थॉमसन साहब का मॉडल क्यों प्रॉब्लमैटिक था, क्योंकि वो अपने स्कैटरिंग फिनोमेना को क्या नहीं कर पाए, लोगों के सामने जस्टिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि लॉजिकली होना यही था कि यार जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ डिस्टर्बेंस होना था, यहाँ डिस्टर्बेंस होना था, यहाँ डिस्टर्बेंस होना था, यहाँ नहीं होना था, यहाँ नहीं होना था। ठीक है, लेकिन हमारे जो रदरफोर्ड साहब के एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम पार्टिकल्स तो कैसे निकले गए, सीधा। ठीक है, चलो अब आते हैं मुद्दे पर कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे हमने जो ऑब्जर्व किया है इससे क्या कंक्लूजन निकले होंगे। तो बच्चों इन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसमें सबसे पहली बात तो मैंने आपको क्लियर बता दी कि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऑब्जर्व किया था, पहली चीज उन्होंने ऑब्जर्व की थी कि मैक्सिमम पार्टिकल जो है वो सीधे सीधे जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल एक पार्टिकल ऐसा है जो कि हमारे पास रिटर्न आ रहा है। ठीक है, ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी जो यहां लिखी भी है, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सीधा सीधा। दूसरा, सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, थोड़ा बहुत। तीसरा, अ वेरी स्मॉल नंबर, कितना, आउट अबाउट 1 in 12,000 रीबाउंड ऑलमोस्ट डायरेक्टली बैक, मतलब यू टर्न लेकर आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ बेसिक सी चीज पूछता हूं, आप भी सोचिए और मैं आपसे डिस्कस भी करता हूं। हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है ना, इस पर ये जो डायग्राम बेटा वो गोल्डन फॉइल वाला ही दिखा रहा है। ठीक है, कि कैसे कुछ जगह पे आप सीधे जा रहे हो, कैसे कुछ जगह पे आप डेविएट हो रहे हो। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है और वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि मान लो आपके सामने एक जाली है, मैश है, लोहे की ग्रिड है। ठीक है, लोहे की जाली सभी लोग जानते हैं। आपको मैं आंख बंद करके बोलूं कि उस जाली पर क्या फेंको, बॉल फेंको, तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन, यदि मेरी बॉल उस जाली में, ऐसे समझ लो, मैं बता देता हूं, ये है, रुको रुको रुको, अरे भाई तुम रुक जाइए, तुम बहुत लुकलुकाते हो, आओ आओ आओ, आ जाओ। हाँ, ये है मान लीजिए आपकी जाली। अब सोच के देखो, मैंने बॉल फेंकी आंख बंद करके, बॉल बेटा तीन कंडीशन होंगी, ध्यान सुनिएगा। पहला, यदि बॉल इस हिस्से में गई तो बॉल तो सीधी निकल जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के, हाँ या ना, करेक्ट। दूसरा, बॉल यदि हमारे तार से टकराई और तार से इस तरीके से टकराई कि जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, मैं बताता हूं आपको, ये एक पूरा का पूरा तार है। ठीक है बेटा, ये तार के मैं किनारे से यहां से टकराऊं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कहां से टकराऊं, यहां से टकराऊं, यहां से किनारे से, तो मैं मुड़ जाऊंगा, है ना, कि चलते चलते अपन किसी से टकरा जाते हैं ना तो अपन मुड़ गए सीधा, करेक्ट। ये दूसरी कंडीशन, तो मतलब डिफ्लेक्शन हो जाएगा थोड़ा सा। और तीसरी कंडीशन ये है कि यदि बाई चांस आप पूरा का पूरा बॉल पूरी की पूरी इस तार से टकरा जाए
तो बच्चा वो एग्जैक्टली रीबाउंड कर जाएगी या वापस आ जाएगी। मतलब मान लीजिए बॉल यहां टकरा जाए इस हिस्से में या इस तार के बीच वाले हिस्से में, तो वो बॉल सीधा यू टर्न मार जाएगी। करेक्ट? ये एक्सपेरिमेंट हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया है, एक सिंपल सा लॉजिक सा भी है। इसी एक्सपेरिमेंट को क्यों बताया गया? क्योंकि यहां से और रदरफोर्ड ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किया वहां से एक हमने कंक्लूजन निकाला। हमने नहीं मतलब ऑब्वियसली बात है रदरफोर्ड साहब ने, कि हो ना हो आपके मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एटम का मैक्सिमम पोर्शन खाली है। जो थॉमसन साहब कह रहे थे कि एटम में हर जगह पे प्रोटॉन है, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन है, वो वाली बात हो गई गलत। क्यों? क्योंकि जैसे आपके तार के ग्रिड में हम बॉल फेंकेंगे तो बेटा बॉल क्यों सीधी जा रही है? क्योंकि वहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। सिमिलरली आपके एटम में मैक्सिमम जगह पार्टिकल सीधे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां कोई चार्ज पार्टिकल, ना प्रोटॉन ना इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मैक्सिमम जगह। ये बात निकल के फिर दूसरा, हम डिफ्लेक्ट क्यों हो रहे हैं, एंगल क्यों बदल रहे हैं कुछ कुछ जगह। तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया? इसके लिए उन्होंने बताया कि जब भी आप ध्यान सुनना, जो हमारे रदरफोर्ड साहब हैं उन्होंने एक चीज तो बता दी कि मैक्सिमम जगह खाली है। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि अच्छा पहले मैं आपको तीसरे पॉइंट पर बताता हूं कि एक्चुअल में आपका पार्टिकल रिबाउंड कैसे करेगा। तीसरा पॉइंट जान लो। रदरफोर्ड साहब ने यह भी बताया कि हो ना हो एटम का जो बीच वाला हिस्सा है, एटम का कोई एटम है, मान लीजिए मैं यहां बना दूं कि कोई एटम है, इसका जो बीच वाला हिस्सा है, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया कि जो पार्टिकल्स था वो रिबाउंड कर रहा है, यानी कि रिटर्न आ रहा है, वो बीच से आ रहा है, तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि हो ना हो बीच में कुछ ऐसा है जिसमें चार्ज, ध्यान सुना, बीच में कुछ ऐसा है जिसमें पहले से कोई पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों बोला गया? क्योंकि जो मैं पार्टिकल फेंक रहा हूं वो भी पॉजिटिव था, अल्फा, और बीच में यदि पॉजिटिव होगा तभी तो आप क्या करोगे, उसको वापस भेजोगे, रिपेल करोगे। यदि यहां इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो तो खींच लेगा, और हमें ये पार्टिकल खिंचा हुआ नहीं मिला, हमारे लिए पार्टिकल वापस आया था। इसका मतलब उन्होंने ये भी कंक्लूजन निकाल दिया कि बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ज्यादा से ज्यादा कौन से पार्टिकल लिए है, ज्यादा से ज्यादा नहीं, मैक्सिममली वहां पार्टिकल बेटा आपको पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। और इसी बीच वाले हिस्से का उन्होंने नाम दे दिया था आगे चल के क्या, न्यूक्लियस या न्यूक्ली। क्या बोला मैंने? रदरफोर्ड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर यह कंक्लूजन निकाला कि यदि मैं जब पार्टिकल्स को फेंक रहा हूं तो बीच वाले हिस्से से मेरा पार्टिकल मुझे वापस 180 डिग्री पर या यू टर्न पर मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच वाले एटम के बीच में कुछ ऐसा बैठा हुआ है जिस पर पॉजिटिव पार्टिकल है। ये उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि जो मैं फेंक रहा हूं अल्फा पार्टिकल वो भी पॉजिटिव है और सामने वाला भी पॉजिटिव होगा, तभी वो मुझे वापस यू टर्न रिटर्न देगा। यदि ये नेगेटिव होता तो वो मेरे अल्फा पार्टिकल को रख लेता। क्लियर? तीसरा पॉइंट वो ये था कि कुछ जो आपकी अल्फा पार्टिकल्स थे वो बैंड क्यों हो रहे थे? क्योंकि जब तक आप मान लीजिए साइड से टकराते हो, साइड का मतलब ध्यान से सुनना भाई, तार के किनारे से टकरा गए है ना, मान लो आपका ये पूरा का पूरा बीच वाला हिस्सा, अब मान लीजिए मैं यहां से टकरा जाऊं, एग्जैक्टली बीच में नहीं टकराया, साइड से टकराया तो मैं घूम गया, एग्जैक्टली बीच में से नहीं साइड से टकराया तो मैं घूम गया, ऐसे घूम गया, और जब मैं बीच में टकरा था तो वापस लौट कर आया था। समझ पा रहे हो? ये चीज हमारे सामने कंक्लूड किसने की? हमारे रदरफोर्ड साहब। और क्यों की? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करके देख चुके थे। अब बस उनकी इंटरप्रिटेशन को या उनके कंक्लूजन को जान लीजिए। एटम का स्ट्रक्चर उन्होंने क्या रखा? मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, जो मैंने आपको समझाया। उनके हिसाब से मोस्ट ऑफ द जो एटम वाला हिस्सा वो खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि हमारे पार्टिकल सीधा सीधा निकल के जा रहे हैं। इसका मतलब कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। जो थॉमसन साहब कह रहे थे वो थॉमसन साहब गलत बोल के गए हैं। ठीक है। As most alpha particles passes through the without reflection. Positive charge. The positive charge is concentrated in a tiny region as indicated by the small angle deflection. जो आपके सामने बोला गया कि मैक्सिमम जो पॉजिटिव पार्टिकल का हिस्सा है वो एटम में कहां बैठा हुआ है? बीच में बैठा हुआ है। बीच आ जाए यार, बीच में बैठा हुआ है, बीच में बैठा हुआ है, तभी डिफ्लेक्शन जो है हो रहा है। क्योंकि जैसे ही कोई पार्टिकल यहां से आता था, किनारे से टकराया और वो घूम गया, किनारे से आया और वो घूम गया, किनारे से आया और घूम गया। साथ ही साथ उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। क्यों बताया?
the very small fraction of alpha particle that were deflected by 180 डिग्री, मतलब यू टर्न। वो कहां से देखने को मिला था उन्होंने? एग्जैक्टली बीच में से देखने को मिला था। और उसी वजह से उन्होंने क्या सजेस्ट किया? दैट द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपके सामने क्लियर, और ये तीनों पॉइंट की ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में आपको लिखनी होगी। एक चीज की चर्चा हुई है बच्चों यहां, मास। चार्ज बीच में पॉजिटिव है, ये समझ में आता है। मास देखो मैं आपको समझाता हूं, आप सोच के देखो, यदि आपके पास वजन कम है, मास आपका कम है मान लीजिए, तो आप मान लीजिए आपके पास कोई दौड़ के आ रहा है, ठीक है, और आप पतले हो, आपका वजन कम है, तो क्या आप उसको बाउंस बैक कर पाओगे या समझ लो धक्का दे पाओगे? नहीं ना, आप तो खुद ही लुढ़क जाओगे। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा जाओ, जो मतलब कोई सामने वाला व्यक्ति खली टाइप का आदमी ना, बलवान टाइप का, तो बेटा आप उससे टकरा के ना खुद ही लौट जाओगे। ऐसे जैसे नहीं होता दीवार से टकराए तो फिर खुद ही भगा के लौट के आ गए। क्यों? क्योंकि सामने वाले का मास ज्यादा था, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन रखता है इंसान कि यार हो ना हो बीच में सिर्फ चार्ज नहीं है पॉजिटिव, उसका मास भी ज्यादा है, तभी वो हमें बाउंस बैक करने में, रीबाउंड करने में मदद कर रहा है। यदि सोच के देखो बच्चा, उसका मास खुद ही कम होता, हल्का होता, तो वो अपने आप को बचा नहीं पाता, वो खुद फट जाता। सिंपल सा लॉजिक यहां लगाया गया, ठीक है। और आगे चल के हमने इसी सेंटर वाले पार्ट को क्या नाम दे दिया था? न्यूक्लियस। सो इफ समवन इज आस्क्ड यू, कि भाई कोई आपसे पूछे कि रदरफोर्ड साहब का जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसने किसके बारे में हमारे, याद रखिएगा ये चीज क्वेश्चन पूछी जाती है, सिर्फ अभी नहीं, बाद में बड़ी क्लासेस में भी। न्यूक्लियस की चर्चा सबसे पहले किसने की थी? तो आपका आंसर होगा रदरफोर्ड, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करने के लिए बोर्ड को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, बोर्ड को आगे बढ़ने के लिए स्लाइड के ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि जा रही है। फ्रॉम दिस डेटा Rutherford estimated that the nucleus is about, ये रुक जाइए है ना बेटा, ये थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, ये 105 है। न्यूक्लियस इज अबाउट 105 टाइम्स स्मॉलर देन द एटम। क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि जो बीच वाला हिस्सा है वो कम, उन्होंने इसलिए बोला बीच वाला, मतलब जैसे कि ये एटम है और ये आपका न्यूक्लियस है, बीच वाला हिस्सा ये बहुत ही छोटा है, 105 गुना कम। इतना छोटा क्यों बोल पा रहे थे? क्योंकि जब उन्होंने बम्बार्डिंग की थी तो मैक्सिमम तो सीधे जा रहे थे, बहुत ही छोटे एरिया से डिफ्लेक्शन देखने को मिला था। मतलब ऐसे समझो कि मैंने 1000 अल्फा पार्टिकल भेजे इधर इधर सब जगह, तो मैक्सिमम 90 990 निकल गए, सिर्फ 10 पार्टिकल्स थे जो कि इधर उधर जा रहे थे, वो भी कहां से जा रहे थे? बीच में से। तो वो समझ गए कि हो ना हो ये वाला हिस्सा, यानी कि बीच वाला हिस्सा न्यूक्लियस जिसको आप बोल रहे हो, ये बहुत छोटा सा है, ठीक है। आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा? बेस्ड ऑन दिस ही प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम व्हिच इंक्लूड्स, 3 पॉइंट्स की बात करेंगे। अ सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस वेयर मोस्ट ऑफ द एटम्स मास इज लोकेटेड। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स, इसकी बात मैं बताता हूं भी आपको। तीसरा, अ न्यूक्लियस मच स्मॉलर देन द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस है ये ओवरऑल एटम की साइज से बहुत छोटा है, ठीक है। अब बेटा ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, इस पर चर्चा करते हैं, ध्यान सुनिएगा। पढ़ लो पहले, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। इस पूरी चर्चा में यदि आपने नोटिस किया हो, रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट में हम अल्फा पार्टिकल फेंक रहे हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल भाग रहे हैं, है ना, निकल निकल के यहां धूम मचा रहे हैं। इसका मतलब सामने वाला जो एटम है उसमें भी कौन से पार्टिकल्स हैं? पॉजिटिव पार्टिकल, तभी तो अल्फा पार्टिकल को भगा रहे हैं वो। लेकिन लोगों ने पूछा अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल, प्रोटॉन की चर्चा महाराज बहुत हो गई, इलेक्ट्रॉन का क्या, वो कहां है? तो रदरफोर्ड साहब ने एक चीज और बोल दी, उन्होंने बोला देखो गुरु, मेरे एक्सपेरिमेंट में एक चीज मैंने साफ साफ कही, वो ये बताया है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, और नोटिस करने वाली बात यह है वो सीधे कहां से जा रहे हैं? वो सीधे जा रहे हैं न्यूक्लियस के इस हिस्से को छोड़ दो, ये न्यूक्लियस है, लिख देता हूं मैं यहां। उन्होंने क्या बोल दिया? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, और सीधे कब जाएंगे? यदि अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव पार्टिकल है, और यदि मेरे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल के जा रहे हैं, सीधे निकल के जा रहे हैं, सीधे निकल के जा रहे हैं, इसका मतलब इन जगहों पर पहले से कौन मौजूद है? इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तभी तो वो मेरा अल्फा पार्टिकल बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन के साथ खिंचा हुआ सीधा सीधा निकल गया। ये बात रदरफोर्ड साहब ने रख दी, और रदरफोर्ड साहब ने इस बात को इस तरीके से रखा कि
जो आप इलेक्ट्रॉन खोज रहे हो वो दरअसल इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स आप मेरे मॉडल में खोज रहे हो वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, है ना। उनका ये कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, कलर चेंज करना बहुत जरूरी हो गया है, कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब? घूम रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये बात हमारे रदरफोर्ड साहब ने हमारे सामने रख दी। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने एक बात रखी तो एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आई वो हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में, और उसे हम बोलेंगे रदरफोर्ड साहब के मॉडल का ड्रॉबैक, मतलब की कमी। अब यार हर मॉडल में कुछ ना कुछ दिक्कत तो आती है बच्चा। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उस समय जो करते हैं वो जरूरी नहीं है कि हर चीज एकदम 100% सही हो, है ना। प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं। आगे जैसे जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं वैसे वैसे नई नई चीजें पता चलती रहती हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड साहब के मॉडल में एक प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम क्या आई ध्यान सुनिएगा। हमने जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया वो क्या किया कि सर यदि आप इसे एक एटम का नाम दे रहे हो तो आपका जो मॉडल है वो क्या कह रहा है कि बीच वाला हिस्सा क्या है प्रभु जी? बीच वाला हिस्सा है न्यूक्लियस। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा हूं, या न्यूक्ली, ठीक। आपने कहा ठीक है गुरु। आपसे किसी ने पूछा कहां गया आपके इलेक्ट्रॉन, तो आपने बोला अरे इलेक्ट्रॉन तो हमारे चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, याद रखना, है ना। मैं जनरल बताता हूं, ये घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। फिर इनका एक दोस्त आया, बेटा मैं मजाक में बोल रहा हूं लेकिन सोचने वाली बात है कि कैसे चर्चाएं शुरू हुई होती हैं। इनका एक दोस्त आया जो कि फिजिक्स पढ़ता था। किसका दोस्त? रदरफोर्ड साहब का। उसने बोला कि महाराज एक बात बताओ, यदि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो फिजिक्स कहती है, या जो बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री हमें बताती है वो ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि सर्कल में घूमता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो वो होता है एक्सीलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन होता है? एक्सीलरेटेड मोशन। क्यों होता है एक्सीलरेटेड मोशन? क्योंकि हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। मैंने कहा ठीक। अब यदि आपका ध्यान सुनना, मुद्दे वाली बात, कैसे कमी निकली और फिर कैसे उसका हमें आउटकम भी मिला। रदरफोर्ड साहब से उनके दोस्त ने पूछा कि गुरु तुम बोल रहे हो कि ये घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ये अपने आप में कौन सा मोशन कराएंगे? एक्सीलरेटेड। मैंने कहा हाँ। अब सिंपल किसी ने उनके सामने फिर बात रखी, देखो एक बात बताओ, यदि कोई एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है लगातार तो उसकी एनर्जी कम होगी या उसकी एनर्जी बढ़ेगी? उन्होंने ना सोचा यार मैं अपनी गाड़ी यदि लगातार बहुत ज्यादा हाई एक्सीलरेशन के साथ भगाऊंगा तो पेट्रोल कम हो जाएगा, मेरी गाड़ी की एनर्जी कम हो जाएगी, गाड़ी गर्म हो जाएगी, ये हमने लॉजिकली देखा है। तो उन्होंने वही चीज यहां भी अप्लाई कर दी। उन्होंने बोला कि यार लॉजिकली जब हम इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन को देखेंगे जो वो एक्सीलरेटेड मोशन है, इसका मतलब वो अपनी एनर्जी को लगातार क्या करेगा? एमिट करेगा या लॉस करेगा। हाँ या ना? लॉजिक है ये बात। जैसे हम और आप लगातार भागें अपनी एनर्जी लूज करेंगे, ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब लगातार सर्कुलर मोशन या आपका एक्सीलरेटेड मोशन में चलते हैं तो अपनी एनर्जी को एमिट करते हैं, लूज करते हैं। अब जैसे हम थक जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी थक गए। ये बात हमारे सामने रखी गई कि भैया ये इलेक्ट्रॉन थक जाएंगे, अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे और थकते थकते ये हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते 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 बेटा ये मूव करते करते वापस किसमें घुस जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको ना समझना होगा। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे रदरफोर्ड साहब के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहे थे रदरफोर्ड साहब के हिसाब से। उन्होंने बोला यदि सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो तो मोशन होगा एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटेड मोशन होगा तो एनर्जी क्या होगी? लूज होगी, जैसे हमारे साथ होती, हम भागेंगे हमारी एनर्जी लूज, इलेक्ट्रॉन भागेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी अपना करते चलेंगे, जैसे हम थक जाते हैं इलेक्ट्रॉन भी थक जाएंगे और इलेक्ट्रॉन थक हार के कहां आ जाएंगे? वापस अपने न्यूक्लियस में आकर टपक जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके टपक गए तो आपका एटम अनस्टेबल हो जाएगा, पर प्रैक्टिकली आपके एटम्स स्टेबल पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखो, ये पेन है, ये पेन किससे मिलके बना है? एटम से। अब तक ये बात जान चुके हैं। यदि हम रदरफोर्ड साहब की बात मान लेते तो कुछ
मतलब मान लीजिए मैंने ये पेन खरीदा, कुछ दिनों में क्या होता, ये पेन अपना शेप चेंज कर लेता, हो सकता है ये पेन गल जाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स लगातार क्या करेंगे, अपनी एनर्जी लूज करेंगे। तो वो एटम एनर्जी लूज हो रही है जो एटम के अंदर, उस चक्कर में इलेक्ट्रॉन कहां टपक गए, न्यूक्लियस में। तो बेटा इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ही नहीं रही, तो आपको नहीं लगता एटम का बिहेवियर चेंज हो जाएगा? सिंपल सी बात है ना। तो यूं जो बात हमारे सामने रखी गई, जब यही बात हमने रदरफोर्ड साहब के सामने रखी कि गुरु ऐसा क्यों, तो रदरफोर्ड साहब इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाए एंड फाइनली रदरफोर्ड साहब के मॉडल को भी क्या बोला गया कि आपके मॉडल में भी ड्रॉबैक है, कमी है। ऑल्दो उनका मॉडल बहुत सही था, पर एक जो बात उन्होंने लास्ट में कही थी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, वो अपने आप में एक ड्रॉबैक की तरह सामने आई। क्लियर? क्यों? क्योंकि जो एटम होता है वो स्टेबल होता है, पर आपका मॉडल एटम को अनस्टेबल बना रहा है। अब इस ड्रॉबैक को थ्योरी से भी पढ़ लेते हैं एक बारी। अब उसको हम दूर करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने कमी बताई, हम दूर करेंगे। इस कमी को दूर किया था एक और साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था बोर। पानी वाली बोर नहीं, साइंटिस्ट का नाम था बोर। ठीक है, चलो पहले थ्योरी जान लो। रदरफोर्ड्स मॉडल proposed that electrons orbit the nucleus in circular path. However, this model had a significant flaw related to the stability of these orbits, जो मैंने आपको बताया। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगा बच्चों। वो ये बात है कि रदरफोर्ड साहब ने ना एक बड़ी खास बात बताई थी। जैसे थॉमसन साहब ने अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके मॉडल रखा था ना, रदरफोर्ड साहब ने भी जब इलेक्ट्रॉन की चर्चा की थी तो उन्होंने एक बात बताई थी, जैसे सन होता है ना बीच में, और उसके चारों ओर कौन घूमते हैं, प्लैनेट्स। सिमिलरली हमारा जो एटम, इसके बीच में न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों ओर घूम रहे हैं। उन्होंने ये बात बताई थी, और तभी उन्होंने बोला था कि जैसे वो लोग सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, कौन लोग, प्लैनेट्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलो थ्योरी की बात कर लेते हैं। So this model had a significant flaw related to the stability of these orbits, है ना, stability का issue आया। According to the classical physics, a charged particle moving in a circular path experience continuous acceleration. This acceleration would cause the particle to emit energy, है ना, और जिस चक्कर में आपका एनर्जी यदि आप छोड़ते चलोगे तो आप अपने आप को एनर्जी वाइज लूज कर लोगे, इसका मतलब आप अपनी स्टेबिलिटी खो दोगे। पर ऐसा होता नहीं है, एटम हमेशा स्टेबल होता है। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम किसने करवा दिया, हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बोर। ओके, बट फिलहाल के लिए मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, और रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि इस पूरे हिस्से को आप अच्छे से देखिए, समझिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि यदि आप इसको पढ़ेंगे नहीं ढंग से और नोट्स नहीं बनाएंगे तो जो भी हम, है ना, याद रखिएगा जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो ना तो उसका रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और रिवीजन तब करोगे गुरु जब आपने उसको प्रॉपर्ली नोट किया होगा, सिर्फ देखने से काम नहीं होता। चलिए फाइनली एक और थ्योरी वाइज चीजों को देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे बोर मॉडल को लेकर। As the electron radiates energy, it would gradually lose kinetic energy, जो मैं आपको बता चुका हूं। एनर्जी किस फॉर्म में लूज हो रही है, काइनेटिक। क्यों? क्योंकि मोशन होता है, और मोशन में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। ठीक है। एंड स्पाइरल इनवर्ट टुवर्ड द न्यूक्लियस, उनका ये कहना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनिएगा क्या होने वाला है, ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा पेंटागन, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो अभी अरे आ जाओ, ये इलेक्ट्रॉन जो मान लो यहां घूम रहा है ना, तो ये घूमते घूमते अपनी एनर्जी लूज करेगा और फाइनली ये किस में जाके चिपक जाएगा, ये न्यूक्लियस में जाके बैठ जाएगा, है ना, स्पाइरल तरीके से घूमते घूमते न्यूक्लियस में आ जाएगा। If this were the case, atoms would be unstable, with electrons eventually collapsing into the nucleus. But ऐसा होता नहीं है, जो एटम्स होते हैं वो जनरली स्टेबल होते हैं, इसलिए रदरफोर्ड साहब का मॉडल हमने साइड में रखा, साइड में नहीं रखा मतलब थोड़ी देर के लिए। Therefore, Rutherford's model could not adequately explain why atoms remain stable, leading to the need for an improvement model of atomic structure. Obvious सी बात है, किसी की कमी सामने वाले के लिए हेल्प करती है ना, किसी व्यक्ति के एक्सपीरियंस से ही तो हम आगे चल के सीखते हैं। साइंटिस्ट के साथ भी ऐसा ही, किसी के मॉडल में कमी निकली तो अगले वाले ने आके उसको सुधार दिया, बस इतना ही आपका साइंस का हिस्सा होता है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे बोर्स मॉडल की, क्योंकि वही हमारे मॉडल, जो बोर्स वाला मॉडल है वो हमें क्लियर कट बताएगा, रदरफोर्ड मॉडल की कमी को दूर करेगा और उसके बारे में हमारे सामने क्या रखेगा, एक क्लियरिटी रखेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग बोर्स मॉडल, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को दोबारा देखिए, पॉज करके देखिए, नोटिस कीजिए, नोट बनाइए, जो भी आप करना चाहते हैं करिए, बिकॉज रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मैं आपको बोर मॉडल की चर्चा करके बताऊंगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बच्चों।